देखिए बेटा, इसमें पेज नंबर 112 पर कुछ डेट्स की स्ट्रिप लगी हुई है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन पर चर्चा की जाएगी। देखिए, सबसे पहले 1167 में बर्थ ऑफ तैमुजीन, यानी यहाँ पे चंगेज खान का जन्म होता है, क्योंकि बचपन का नाम उसका तैमुजीन था। 1160 से 70 का दशक जो रहा, उस दौरान ईयर स्पेंट इन स्लेवरी एंड स्ट्रगल, तो उस दौरान वह दास बन के गुजारा किया उसने, गुलाम बन के, और ये बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा उसका। 1180 से 90 के दशक में पीरियड ऑफ अलायंस फॉर्मेशन, इस दौरान कुछ उसने मित्रता की, दूसरे और शासकों के साथ में गठबंधन किया, समझौता किया, संधि किए 1180 से 90 के दशक में। उसके बाद है 1203 से 27 में एक्सपेंशन एंड ट्रम्प, इस दौरान उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, कुछ और क्षेत्रों को मिलाया। 1206 में तैमुजीन प्रोक्लेम्ड गेंगिस खान यूनिवर्सल रूलर ऑफ मंगोल, तैमुजीन ने अपने आप को चंगेज खान और पूरे ब्रह्मांड का शासक उसने घोषित किया, मंगोलों का ब्रह्मांड का शासक घोषित कर दिया। 1227 में डेथ ऑफ गेंगिस खान, यानी चंगेज खान की जो मृत्यु है 1227 में हो जाती है। उसके बाद 1227 से 60 के दौरान रूलर्स ऑफ 3 ग्रेट खान्स, 3 महत्वपूर्ण खान शासक रहे। कंटिन्यूड मंगोल यूनिटी, उन्होंने मंगोलों की एकता को बनाए रखा। 1227 से 41 में ओगोदेई सन ऑफ गेंगिस खान, जो कि चंगेज खान के एक बेटे थे, उन्होंने शासन किया। 1246 से 49 में गुयूक सन ऑफ ओगोदेई, ओगोदेई के बेटे ने, गुयूक ने शासन किया। 1251 से 60 में मोंके सन ऑफ गेंगिस खान यंगेस्ट सन तोलोय, तोलोय जो कि उनका चंगेज खान का सबसे छोटा बेटा था तोलोय, तो उनका जो बेटा था मोंके, यानी पोता है ये चंगेज खान का, इसने 1251 से 60 में शासन किया। 1236 से 42 में कैंपेन इन रसिया, हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया अंडर बाटू सन ऑफ जोची, गेंगिस खान एल्डेस्ट सन, चंगेज खान के सबसे बड़े बेटे जिसका नाम जोची था, जोची का बेटा बाटू था। तो इस बाटू ने रसिया, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया इन यूरोपीय देशों को अपने नियंत्रण में कर लिया, यानी इन सब क्षेत्रों को जीत लिया। सैन्य यहां पर अभियान भेजे गए। 1253 से 55 में बिगिनिंग ऑफ फ्रेश कैंपेन्स इन ईरान, ईरान में भी नए नए सैन्य अभियान भेजे गए, एंड चाइना, और चाइना में भी भेजे गए अंडर मोंके, मोंके के नेतृत्व में। 1258 में कैप्चर ऑफ बगदाद, बगदाद को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया गया। एंड ऑफ अब्बासी कैलिफेट, और अब्बासी खलीफाओं का अंत कर दिया गया या अंत हो गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेकंड खानिद स्टेट ऑफ ईरान अंडर हुलेगू, हुलेगू के नेतृत्व में ईरान के अंदर सेकंड खानिद स्टेट का वहां पर की स्थापना हुई। यंगर ब्रदर ऑफ मोंके, जो कि मोंके का छोटा भाई था। ये हुलेगू कौन है? ये मोंके का छोटा भाई है। बिगनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जोची एंड द सेकंड खान, और इसी दौरान जोची के वंशजों में और सेकंड खानिद जो स्टेट के शासक थे उनमें विभेद पैदा हो गया, उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। 1260 में असेसन ऑफ कुबिलाई खान एज ग्रैंड खान इन पेकिंग, उस समय यानी एक महान खान का दर्जा कुबिलाल खान को दिया गया बीजिंग के अंदर से, और उसको राजगद्दी सौंप दी गई। कॉन्फ्लिक्ट अमंगेस्ट डिसेंडेंट ऑफ गेंगिस खान, और इस दौरान एक विभेद देखने में आया चंगेज खान के उत्तराधिकारियों में। फ्रैगमेंट्स ऑफ मंगोल रियल्म इनटू इंडिपेंडेंट लाइनेजेस, और इस दौरान मंगोलों ने अपने आप को स्वतंत्र पितृवंश में स्थापित कर लिया। तोलोय, चगताई, जोची लाइन इज डिफीटेड एंड अब्सॉर्ब्ड इनटू द तोलुइद। यहां यह बताया गया है बेटा था, दूसरे बेटे का नाम चगताई था, तीसरे का नाम जोची था। तो यहां तीनों बेटों का जो राजवंश रहा या उनके जो उत्तराधिकारी थे, उनका जो पितृवंश था उसको हरा दिया गया, उसको दबा दिया गया, और तोलोय राजवंश के अंदर ही उनको मिला लिया गया। तोलोइद उन्हें ही कहा जाता है, जो तोलोय नामक जो चंगेज खान का बेटा था उसके वंशज तोलोइद कहलाते हैं। युआन डायनेस्टी इन चाइना एंड सेकंड खानिद स्टेट इन ईरान, तोलोइद के समय के दौरान ही युआन राजवंश जो कि चाइना में शासन कर रहा था और सेकंड खानिद स्टेट ईरान में शासन कर रहा था। चगताइद इन स्टेपी नॉर्थ ऑफ ट्रांक्शेना एंड तुर्किस्तान, तुर्किस्तान और ट्रांक्शेना में चगताई के
चगताई के जो वंशज थे वो शासन कर रहे थे स्टेपी क्षेत्र में। जोची लाइनेज इन रशियन स्टेपीज, और जोची के पितृवंश के जो शासक थे वो रशियन स्टेपीज के अंदर शासन कर रहे थे। डेस्क्राइब एज द गोल्डन होर्डे बाय ऑब्जर्वर्स, और इस दौरान अवलोकनकर्ताओं का मानना है कि ये बहुत ही सुनहरा काल था, सुनहरा समय था। यहां पर ये बताया गया कि उनकी प्रॉपर्टी को बांटा गया है। तोलोइड्स चाइना में, सेकंड खानिद स्टेट ईरान में शासन कर रहे थे, चगताई शासन कर रहे हैं ट्रांसवेना और तुर्किस्तान में, जोची शासन कर रहे हैं रशियन स्टेपी क्षेत्र में। और ये काल जो है सुनहरे काल के तौर पे अवलोकनकर्ताओं की तरफ से जाना जाता है। अब आता है 1257 से 67 के दौरान रीन ऑफ बर्के सन ऑफ बाटू, बाटू का बेटा जो कि बर्के, उनका शासन देखने को मिला। रीओरिएंटेशन ऑफ द गोल्डन होर्डे फ्रॉम द नेस्ट्रोयन क्रिश्चियनिटी टुवर्ड्स इस्लाम, इस दौरान इस्लाम का जो प्रभाव था वो मुस्लिमों के खिलाफ जाने की वजह से ये सुनहरा काल एक बार से फिर उसका पुनरुद्भव हुआ, दोबारा से उसकी शुरुआत हुई। डेफिनेटिव कन्वर्जन टेक्स प्लेस ओनली इन द 1350s, 1350 के आसपास आते हुए यहां पर एक निश्चित लोगों का विभेद सामने आ गया, मतभेद सामने आ गया। स्टार्ट ऑफ एलियंस बिटवीन द गोल्डन होर्डे एंड द इजिप्ट अगेंस्ट द सेकंड खान, सेकंड खान के विरोध में मिस्र के अंदर गोल्डन होर्डे के क्षेत्र के अंदर गठबंधन बनने लग गए। उसके बाद है 1295 से 1304, रेन ऑफ सेकंड खानिद रूलर गजन खान इन ईरान, गजन खान के नेतृत्व में ईरान के अंदर सेकंड खानिद राजवंश ने शासन किया। हिज conversion from Buddhism to Islam is followed gradually by other second Khanid chieftains। यहाँ ये बताया गया है कि उसका जो मतलब उसने पहले तो उसका मुस्लिम धर्म होता था, लेकिन उसने मुस्लिम धर्म की अपेक्षा उसने बुद्ध धर्म धारण कर लिया, और उसके साथ साथ उनके और जो अनुयायी थे उन्होंने भी धीरे धीरे करके सेकंड खानिद जो मुखिया होते थे उन सभी शासकों ने भी ग्रहण कर लिया। 1368 के अंदर क्या हुआ है, एंड ऑफ युआन डायनेस्टी इन चाइना, युआन राजवंश का अंत हो गया चाइना में। 1370 से 1405 में रूल ऑफ तैमूर, तैमूर राजवंश का शासन देखने को मिला। ए बारलास तुर्क हु प्रोक्लेम्ड गेंगिस खानिद, यानी एक ऐसा तुर्क जो कि अपने आप को चंगेज खान से जुड़ा हुआ मानता था। डिसेंट थ्रू द लाइनेज ऑफ चगताई, क्योंकि वह अपने आप को चगताई के उत्तराधिकारियों में शामिल करता था। एस्टेब्लिशेस स्टेपी एम्पायर, उसने स्टेपी एम्पायर बनाया दैट assimilates parts of the dominion of the Toloi excluding China, उसने चाइना को छोड़कर तोलोय के क्षेत्र में जितना भी क्षेत्र नियंत्रित था उसको उसमें शामिल कर लिया। चगताई एंड जोची प्रोक्लेम्स हिमसेल्फ गोरेजेन, यहां पर यह बताया गया है कि चगताई ने और जोची ने इन्होंने दावा किया कि वे किस तरह के शासक हैं, रॉयल सन इन लॉ, यानी वे किसके दामाद हैं, वे इसके चगताई के दामाद हैं, यानी शाही दामाद कहलाएंगे। एंड मैरीज ए प्रिंसेस ऑफ गेंगिस खान लाइनेज, और उन्होंने चंगेज खान की पितृवंश से जुड़ी हुई एक राजकुमारी से उन्होंने शादी की। 1495 से 1503 में जहीरुद्दीन बाबर, जिसका नाम हम जानते हैं कि बाबर ने हमारे यहाँ पर इंडिया में मुगलों की नींव रखी है, ये वही जहीरुद्दीन बाबर है, डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, जो कि तैमूर का उत्तराधिकारी रहा है या उनका वंशज रहा है। एंड गेंगिस खान सक्सेस टू तैमूरीज टेरिटरी ऑफ द फरगना एंड समरकंद, और चंगेज खान के उत्तराधिकारियों में तैमूर ने फरगना और समरकंद के अंदर अपना राजवंश स्थापित किया, साम्राज्य स्थापित किया। इस एक्सपेल कैप्चर्स काबुल, और उसे वहां से भगा दिया गया और वह काबुल जाकर के वहां पर उसने शरण ली। एंड इन 1526 सीजेस दिल्ली एंड आगरा, उसने 1526 में दिल्ली और आगरा को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, आक्रमण कर दिया। फाउंड द मुगल एम्पायर इन इंडिया, और उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। 1526 में जहीरुद्दीन बाबर ने रखी है। इसके बाद 1500 ईस्वी कैप्चर ऑफ ट्रांक्सियोना बाय सैबानी खान, सैबानी खान के नेतृत्व में ट्रांक्सियोना का पर कब्जा कर लिया गया। डिसेंडेंट ऑफ जोची यंगेस्ट सन सीबान, जो कि जोची के सबसे छोटे बेटे सीबान का एक वंशज था। कंसोलिडेट सैबानी पावर्स, सैबानी शक्तियों को इकट्ठा करने के लिए सैबानीज ऑल्सो डिस्क्राइब एज उज्बेक, इनको उज्बेक के नाम से भी जाना जाता है। फ्रॉम हुम उज्बेकिस्तान टुडे, जिसको आज उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं, ये उज्बेक लोग कहलाते हैं, सैबानी लोग। इसके बाद गेट्स इट्स नेम, आज इसको इसी नाम से बुलाया जाता है, इन ट्रांक्सियोना, एंड एक्सपेल्स बाबर एंड अदर तिमोरीज फ्रॉम द रीजन,
और इस दौरान बाबर और दूसरे तैमूर के जो और क्षेत्र के जो शासक रहे हैं वो इसी दौरान यहाँ पर शासन किया। 1759 में मांचूज ऑफ चाइना कॉन्क्योर मंगोलिया, चाइना के मांचू राजवंश ने मंगोलिया को जीत लिया। 1921 रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया, आज मंगोल गणराज्य बन चुका है, वो एक गणतंत्र बन चुका है, रिपब्लिक स्वतंत्र राज्य बन चुका है। अब हम आगे चलते हैं 114 पेज। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं बेटा। देखिए बेटा, मंगोल आफ्टर गेंगिस खान, चंगेज खान के बाद में मंगोल 114 पेज पर है। देखिए, वी कैन डिवाइड मंगोल एक्सपेंशन आफ्टर गेंगिस खान डेथ इनटू टू डिस्टिंक्ट फेजेस। हम मंगोलों के विस्तार को चंगेज खान की मृत्यु के बाद दो चरणों में बांट सकते हैं। द फर्स्ट वी स्पेंड द ईयर 1236 to 42। पहला जो चरण है 1236 से 1242 तक चला। When major gains were in the Russian steppe, जहां पे सबसे ज्यादा फायदा रूसी स्टेपी क्षेत्र में हुआ, जिसको बल्गार के नाम से जाना जाता था, कि पोलैंड एंड हंगरी, ये सभी क्षेत्र उस दौरान ही जीते गए थे। 1236 से 42 में मोंके के द्वारा जीते गए थे। रशियन स्टेपीज क्षेत्र जीते गए, बल्गार जीता गया, कीव जीता गया, पोलैंड और हंगरी, ये सभी यूरोपियन कंट्रीज हैं। सेकेंड फेज इंक्लूडिंग द ईयर्स, दूसरा जो चरण हुआ उसमें 1255 से लेकर 1300 ईस्वी तक, टू कंक्वेस्ट ऑफ ऑल ऑफ द चाइना, उसमें पूरे चाइना की जीत शामिल होगी, जो कि 1279 के अंदर जीती गई थी। ईरान, इराक एंड सीरिया, और इस चाइना के साथ साथ ईरान को जीता गया, इराक को जीता गया और सीरिया को जीत करके मिलाया गया। फ्रंटियर ऑफ एम्पायर स्टेबलाइज्ड आफ्टर दीज कैंपेन्स, और इस तरीके से साम्राज्य का विस्तार इन सैन्य अभियान के बाद में बहुत ही ज्यादा उसकी सीमाएं बढ़ चुकी थी। मंगोल मिलिट्री फोर्सेस meet with few reversals in the decades and 1203, but quite noticeable after the 2060s, 1260s. The original impetus of campaigns could not be sustained in the West. मंगोल सेनाओं ने सैन्य बल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ क्या किया, विथ फ्यू रिवर्सल्स, कहीं कहीं पर उन्हें भी चुनौती देखने को मिली, लेकिन यो 1203 की ईस्वी के आसपास ये देखने लायक बात है कि 1260 के बाद ही ओरिजिनल जो इम्पीटस ऑफ कैंपेन कुड नॉट बी सस्टेन इन वेस्ट, पश्चिम दिशा में 1260 के बाद कोई भी सैन्य अभियान नजर नहीं आता है। ऑल्दो वियना एंड बियॉन्ड इट वेस्ट यूरोप, यहाँ पे यद्यपि वियना के अंदर और पश्चिमी यूरोप को छोड़ करके एज वेल एज इजिप्ट वाज विद इन द ग्रास्प ऑफ मंगोल फोर्सेस, मिस्र भी मंगोलों के अब नियंत्रण में आ चुका था। दे आर रिट्रीट फ्रॉम द हंगेरियन स्टेपी, और इस तरीके से उन्होंने हंगरी स्टेपी क्षेत्र से भी वापसी की इन डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द इजिप्टियन फोर्सेस, और मिस्र सैन्य बलों को डिफीट एट द हैंड्स ऑफ इजिप्टियन फोर्सेस सिग्नल द इमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल ट्रेंड्स। और इसमें यह भी देखने को मिला कि मिस्र के सैन्य बलों ने इन्हें हरा दिया, और उसके हराने का एक यहाँ पर नए राजनीतिक ट्रेंड के रूप में, बदलाव के रूप में देखा गया। देयर वर टू फेसेट्स टू दिस, इसमें दो ऐसे तथ्य हैं जो इसको क्लियर कर सकते हैं। द फर्स्ट वाज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द सक्सेशन विद द मंगोल फैमिली वर द डिसेंडेंट ऑफ जोची एंड द ओगोदेई अलाइड टू कंट्रोल द ऑफिस ऑफ ग्रेट खान इन द फर्स्ट टू ऑफ द कैंपेन इन यूरोप। यानी यूरोप के अंदर यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आ रही हैं कि इसमें सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंसी है, पहली जो घटना है, उसमें यह बताया गया कि जो आंतरिक राजनीति है, उत्तराधिकारियों की जो आंतरिक राजनीति है मंगोल परिवारों के अंदर, खास तौर पर जोची और ओगदेई, इन दोनों के संगठन का, उन दोनों के बीच में संधि समझौता होने की वजह से महान खान तक का जो क्षेत्र है, महान खान तक का जो इनकी जनरेशन थी, पूरी तरीके से इससे प्रभावित हो गई। देयर इंटरेस्ट वर मोर इंपॉर्टेंट देन द परस्यूट ऑफ द कैंपेन इन यूरोप। उनका जो इंटरेस्ट था वह यूरोप में अपने सैन्य अभियान भेजने की अपेक्षा अपने आसपास में ही रहना चाहते थे। इंटरेस्ट वर मोर इंपॉर्टेंट, उनकी खुद की रुचियां को फलीभूत करना चाहते थे, यानी आरामदायक राजा थे वो, ऐसा कोई रिस्क, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाह रहे थे। सेकेंड कंपल्सन अकर्ड, दूसरा जो तथ्य है वो हमें बताता है, एज द जोची एंड ओगदेई लाइनेजेस वर marginalized by the Toloid branch of Genghis Khan descendant। यहाँ पे जोची और ओगोदेई जो पितृवंश के जो शासक रहे, उन्होंने उनको तोलई जो शासक या उनके जो वंशज रहे हैं, तोलई जो वंशज रहे हैं, उनको उनके
उत्तराधिकारियों के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया विद द असेसन ऑफ मोंके ए डिसेंडेंट ऑफ तोलोय। और उन्होंने मोंके के उत्तराधिकारियों को विद द असेसन ऑफ मोंके, और मोंके को एक उत्तराधिकारी के रूप में एक कैंपेन वर परस्यूड एनर्जेटिकली इन ईरान ड्यूरिंग द 1250s। 1250 तक आते आते बहुत ही उत्साह के साथ ईरान के अंदर भी सैन्य अभियान भेजे जा रहे थे। बट द तोलोइड इंटरेस्ट इन द कंक्वेस्ट ऑफ चाइना, लेकिन तोलोई राजवंश का की रुचि जो थी चाइना के अंदर जीत हासिल करने की रही, इंक्रीज द ड्यूरिंग इन 2060s 1260s 1260 के आसपास वो चाइना की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे थे, उधर ही ज्यादा जीत हासिल कर रहे थे। फोर्सेज एंड सप्लाईज वर इंक्रीजिंगली डाइवर्टेड इनटू द हार्टलैंड ऑफ मंगोल डोमिनियन, और मंगोल जो अधिराज्य की स्थिति के अंदर वहां पर सैन्य बलों की और आपूर्ति जो थी बहुत ही तेजी से दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रही थी, यानी उनका जो मेन केंद्र बिंदु है उससे डाइवर्ट हो रही थी। एज द रिजल्ट, और इसी के परिणाम स्वरूप मंगोल fielded a small and understaffed force against the Egyptian military, और इस तरीके से मंगोलों ने कभी मंगोलों का एक सैन्य अभियान दूसरी तरफ चल रहा था, दूसरा सैन्य अभियान चाइना में चल रहा था, इस वजह से उनके पास मिलिट्री जो एक्स्ट्रा मिलिट्री थी वो बहुत कम बच गई थी, जिसकी वजह से मंगोलों ने एक छोटी सेना लेकर के मिस्र के अंदर सेना से उन्हें लड़ना पड़ा। देयर डिफीट एंड द इंक्रीजिंग preoccupation with the China of the Toloids फैमिली मार्क द एंड ऑफ द वेस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ मंगोल, और उनकी हार से, मंगोलों की हार से ये बात निश्चित हो गई कि अब वो यानी तोलोय जो राजवंश है उनका पश्चिम के अंदर और ज्यादा विस्तार नहीं हो सकता है। यानी यहां पर ये देखने में आया कि इस दिशा के अंदर इनका विस्तार नहीं होगा। एंड ऑफ द वेस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ मंगोल, मंगोलों का पश्चिम दिशा विस्तार नहीं होगा। कंकरेंटली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जोची एंड द तोलोय डिसेंडेंट्स along the Russian Iranian frontier diverted the Jochi away from the further European campaigns, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि उनके बीच मतभेद सामने आ गए। जोची और तोलोई जो उत्तराधिकारी थे, तो रूसी और ईरानी शासकों के बीच में जो मतभेद सामने आ रहे थे, तो वो जोची को वहां से हटा दिया गया, यानी सैन्य अभियान से उन्हें हटा दिया गया, उसका नेतृत्व करने से हटा दिया गया। द सस्पेंशन ऑफ द मंगोल एक्सपेंशन इन द वेस्ट, पश्चिम दिशा में मंगोलों का जो विस्तार था वह एक संदेहास्पद था। डिड नॉट अरेस्ट देयर कैंपेन इन द चाइना, उस तरीके के सैन्य अभियान चाइना में नहीं किए गए, विच वाज रीयूनाइटेड अंडर द मंगोल, और मंगोलों को फिर दोबारा से इकट्ठा करना पड़ा। पैराडॉक्सिकली it was at the moment of its greatest success that internal turbulence between member of the ruling family manifested itself। यहाँ ये बताया गया है कि इस दौरान एक ऐसा क्षण था जिसमें इनकी बहुत ही ज्यादा सक्सेस देखी जा रही थी, बहुत ज्यादा सफलताएं ये लोग प्राप्त कर रहे थे। तो इंटरनल टर्बुलेंस बिटवीन द मेंबर ऑफ द रूलिंग फैमिली, शासकीय वर्ग के अंदर उसी दौरान आंतरिक मतभेद भी सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से इनकी हार हुई। द नेक्स्ट सेक्शन डिस्कसेस द फैक्टर दैट लेड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ द मंगोल पॉलिटिकल एंटरप्राइज बट आल्सो इनहिबिटेड इट्स प्रोग्रेस। और हम यहाँ पे उन तथ्यों का, उन विवरणों पे डिस्कस करेंगे, उन कारकों पे प्रकाश डालेंगे जिसमें इन मंगोलों की महानतम जो सफलताएं इन्हें प्राप्त हुई, राजनीतिक रूप से इनका फैलाव बहुत ज्यादा होता गया, इनकी उन्नति होती गई, तो उनके पीछे क्या क्या कारण रहे। यहां तक बताइए बेटा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, यू कैन आस्क। बोलिएगा बेटा। सोशल एंड पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का देखिएगा, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य संगठन के विषय में। अमोंग द मंगोल एंड मैनी अदर नोमैडिक सोसाइटीज, मंगोलों के मंगोलों की राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य संगठन के विषय में यहां पे बताया गया है। बेटा हम ऐसा करते हैं कि आप इतना यहां तक का ही से पढ़ के आए, ठीक है।
कल आपका कुछ एक्स्ट्रा टाइम देंगे हम। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक का आप पढ़ें और इसके क्वेश्चन आंसर लिख लें। ठीक है, तो यू कैन लीव